बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा एडवोकेट। आज हम बात करेंगे फैमिली कोर्ट में चलने वाले ट्रायल के बारे में। ट्रायल प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। फैमिली कोर्ट में जब कोई दावा किया जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर अवेलेबल है फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर दें। फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत जो प्रोसीजर होता है कोई दावा करने का, सेक्शन 7 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट में दिया गया है। वहाँ से स्टार्ट होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से। सबसे पहले जब भी किसी को कोई इशू होता है जो फैमिली कोर्ट में जाना चाहता है तो वो किस किस्म का दावा फैमिली कोर्ट में कर सकता है, या फैमिली कोर्ट कौन कौन से दावे को एंटरटेन कर सकती है, कौन कौन से दावे को सुन सकती है, उसका ट्रायल चला सकती है। फैमिली कोर्ट में दावे जो किए जा सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सूट फॉर मेंटेनेंस खर्चे का दावा किया जा सकता है। फैमिली कोर्ट में कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का दावा किया जा सकता है। डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंडर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा किया जा सकता है, यानी खुला बेसिस पे डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा किया जा सकता है। कंजुगल राइट यानी हस्बैंड की तरफ से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कंटिन्यू करने के लिए दावा किया जा सकता है। इसके अलावा डावरी आर्टिकल्स को रिसीव करने के लिए यानी समान जहेज़ के रिकवरी के लिए दावा किया जा सकता है। इसके अलावा डावर के बारे में हक महर वसूल करने के लिए दावा किया जा सकता है, और इससे रिलेटेड निकाह से रिलेटेड कोई भी जो है वो दावा वो भी फैमिली कोर्ट ही सुनेगी। और इसके अलावा निकाह नामा से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का कोई इशू है उसके बारे में भी फैमिली कोर्ट ही डिसाइड करेगी, वही इस मैटर को भी देखेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई इन जो इश्यूज़ मैंने आपको बताए हैं इनमें से किसी को कोई भी इशू पेश आता है तो वो फैमिली इशू से रिलेटेड फैमिली कोर्ट में दावा फाइल करेगा या एप्लीकेशन देगा। दावे का प्रोसीजर क्या है? जो सूट इंस्टीट्यूट जब किया जाता है सेक्शन 7 के अंदर, जब भी किसी को कोई मसला होगा वो अपना मसला एक रिटन फॉर्म में कोर्ट में लेकर जाएगा। उसको हम प्लेंट कहते हैं, उसको दावा कहते हैं, और दावा करने वाले को प्लेंटिफ यानी मुद्दई कहा जाता है, और जिसके खिलाफ दावा किया जा रहा है उसको डिफेंडेंट या मुद्दा अलैह कहा जाता है। प्लेंटिफ जब रिटन फॉर्म में एक दावा कोर्ट के पास लेकर जाता है तो उसे प्लेंट कहा जाता है। अब सेक्शन 7 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट में ये लिख दिया गया है कि प्लेंट की क्या फॉर्म होगी और प्लेंट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्लेंटिफ को यानी मुद्दई को साथ फिक्स करने हैं, साथ लगाने हैं अपने दावे को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले तो दावा जो है, जो प्लेंट है वो रिटन फॉर्म में होगी। उसमें वो अपने फैक्ट्स लिखेगा, यानी मुद्दई या प्लेंटिफ अपने फैक्ट्स उसमें लिखेगा, जो भी इशू उसको उसके साथ पेश आ रहा है उसके बारे में वो एक समरी की सूरत में, फैक्ट्स की सूरत में, पैराग्राफ्स की सूरत में वो डिटेल कोर्ट को बताएगा। प्लेंट के साथ वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस ज़रूर अटैच करेगा, यानी गवाहान की वो फहरिस्त लाजमी अटैच करेगा। वो गवाहान जो उसे अपने केस को प्रूव करने के लिए चाहिए, जो ट्रायल में आगे जाकर वो कोर्ट में आकर अपनी एविडेंस देंगे, अपनी गवाही देंगे उसके केस को साबित करने के लिए। और वो गवाहान जो भी गवाही देंगे उसकी ब्रीफ समरी भी वो लाजमी तौर पर दावे के साथ लिख देगा कि ये मेरे गवाह हैं, फ़लाँ गवाह हैं, और ये गवाही देना चाहते हैं, ये मेरे विटनेसेस की लिस्ट है और ये उनकी ब्रीफ समरी है। और उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी लाजमी तौर पर अटैच कर देगा जो उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करने हैं अपने केस को साबित करने के लिए। उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ वो दावे के साथ लगाएगा। ओरिजिनल वो बाद में प्रोड्यूस करेगा जो उसकी पोजेशन में है, और जो उसकी पोजेशन में नहीं है डॉक्यूमेंट्स लेकिन वो उन पर रिलाई करना चाहता है और वो समझता है कि वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उसके केस को साबित करने के लिए, मगर वो किसी दूसरे के कब्ज़े में है, दूसरे के पोजेशन में है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वो मेंशन कर देगा और उनकी रेलिवेंसी बता देगा कि ये क्यों रेलिवेंट हैं और ये किस लिए तलब करने चाहिए।
ताकि कोर्ट बाद में उन डॉक्यूमेंट्स को मंगवा सके जिसकी भी पोजेशन में है उससे। जब दावा फाइल करेगा उसके साथ वो लिस्ट ऑफ विटनेस लगा रहा है, उनकी ब्रीफ समरी बता रहा है प्लेंटिफ, और उसके साथ साथ वो जिन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहा है वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी वो साथ लाजमी तौर पर लगाएगा। और इसके अलावा दावे की प्लेंट की कॉपीज़ जितने डिफेंडेंट हैं, यानी अगर एक डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ वो कर रहा है एक कॉपी लगाएगा, और अगर दो के ख़िलाफ़ कर रहा है तो दो कॉपीज़, जितने डिफेंडेंट होंगे उतनी कॉपीज़ भी दावे के साथ लगाई जाएंगी जो कि डिफेंडेंट को समझ के साथ प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये तो हो गया दावा जो उसने कोर्ट में फ़ाइल कर दिया, इंस्टीट्यूट कर दिया। अब जब सूट इंस्टीट्यूट यानी दावा इंस्टीट्यूट हो चुका है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेक्शन 8 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट में लिखा है कि इसके बाद डिफेंडेंट को इंटीमेट किया जाएगा, यानी दावा कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। अब स्टेज है कि डिफेंडेंट को कैसे इंटीमेट किया जाए, यानी डिफेंडेंट से मुराद जिसके ख़िलाफ़ दावा किया गया है, जिसको अपने आप को डिफेंड करना है कोर्ट में आकर। अब डिफेंडेंट को इंटीमेट करने के लिए जो सर्विस करवाई जाएगी वो ड्यू सर्विस होगी, ड्यू प्रोसेस के तहत, एक्नॉलेजमेंट के तहत, यानी कि ड्यू प्रोसेस सर्विस करवाई जाएगी। वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है और वो कोरियर के ज़रिए भी हो सकती है। कोर्ट विदिन 3 डेज़ आफ्टर फाइलिंग ऑफ सूट, यानी दावा दाखिल करने के 3 दिन के अंदर अंदर कोर्ट डिफेंडेंट को समन्स या नोटिस भेजेगी ताकि वो अपने आप को डिफेंड करे और कोर्ट में आकर अपना जवाब दावा दाखिल करवाए। ये जो समन्स और नोटिस कोर्ट डिफेंडेंट को भेज रही है उसमें वो डेट लिख देगी, नेक्स्ट डेट लिख देगी, यानी कि जिस डेट पर डिफेंडेंट को अपीयर होना है कोर्ट में और आकर अपने आप को डिफेंड करना है, उसमें 15 दिन की डेट दी जाएगी। और 15 दिन के अंदर, यानी जो डेट मेंशन है उस समन में या नोटिस में, उसी डेट पे डिफेंडेंट को या डिफेंडेंट्स को कोर्ट में आकर अपने आप को डिफेंड करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवानी होगी। अब जब उस तक ड्यू प्रोसेस से उसकी सर्विंग हो चुकी है नोटिस की या समन्स की, लेकिन इसके बावजूद वो कोर्ट में नहीं आता और इग्नोर कर देता है समन्स या नोटिस को, तो कोर्ट के पास पावर है, फैमिली कोर्ट के पास पावर है कि वो उसके ख़िलाफ़ एक तरफा डिक्री पास कर सकती है। लेकिन इससे पहले वो एक एडजर्नमेंट ज़रूर देगी, एक तारीख़ नेक्स्ट डेट दे देगी ताकि उसका एक डेट तक इंतज़ार किया जाए और वो अपने आप को आकर सफिशेंट रीज़न बताकर अपीयर करके अपने आप को डिफेंड करने के काबिल हो। लेकिन अगर वो नहीं आता डिफेंडेंट और अपने आप को डिफेंड नहीं करता, कि वो सफिशेंट कॉज नहीं बताता कि वो क्यों नहीं आ सका, वो जो डेट समझ और नोटिस पे लिखी थी और उसको सर्विंग भी हो चुकी थी और वो नहीं बता सकता, तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी डिक्री यानी एक तरफा डिक्री पास कर दी जाएगी, उसके ख़िलाफ़ एक तरफा फ़ैसला सुना दिया जाएगा। अब अगर एक तरफा फ़ैसला सुना दिया गया है तो डिफेंडेंट क्या करेगा? डिफेंडेंट 30 दिन के अंदर, अगर उसके इल्म में ये बात आ जाती है, क्योंकि जब एक तरफा डिग्री पास की जाएगी तो कोर्ट उसकी सर्टिफाइड कॉपी विद ड्यू प्रोसेस यानी कोरियर सर्विस के ज़रिए एक्नॉलेजमेंट के थ्रू वो डिफेंडेंट तक पहुंचाई जाएगी, और डिफेंडेंट जो है वो 30 दिन के अंदर, उसके पास 30 दिन का टाइम है कि वो कोर्ट में आकर उस एक तरफा डिक्री को ख़त्म करवा सकता है। उसके लिए वो कोर्ट को एप्लीकेशन देगा, उसमें वो सफिशेंट रीज़न लिखेगा, वजह बताएगा, माकूल वजह बताएगा, सफिशेंट कॉज बताएगा कि वो क्यों कोर्ट में पेश नहीं हो सका और क्यों वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सका या क्यों वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा नहीं करवा सका, वो आकर कोर्ट को बताएगा। और अगर कोर्ट समझती है कि वो उसको समझ या नोटिस सर्व नहीं किए गए या उसके इल्म में नहीं आ सका या वो किसी और माकूल वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो सका, तो कोर्ट क्या करेगी? उस एक तरफा डिक्री को ख़त्म कर देगी और उसको फ्रेश समन्स और नोटिस दोबारा से इशू किए जाएंगे, दोबारा से उसको सर्व किए जाएंगे और उसको फिर 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिन 15 दिन के बाद उस डेट पर आकर वो कोर्ट में रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाएगा।
अब आ जाते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के बाद का क्या प्रोसीजर होगा। जवाब दावा, रिटर्न स्टेटमेंट यानी जवाब दावा दाखिल कर दिया डिफेंडेंट ने, पहले इंस्टीट्यूट किया गया सूट, उस प्लेंट के जवाब में जो डिफेंडेंट है उसने जवाब दावा दाखिल कर दिया है, तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा। उसके बाद कोर्ट ये करेगी कि कोर्ट प्री ट्रायल प्रोसीडिंग हेल्ड करेगी, यानी फैमिली कोर्ट के पास प्री ट्रायल प्रोसीडिंग हेल्ड करने की पावर्स हैं। यानी फैमिली कोर्ट क्या करेगी, दोनों पार्टीज़ को रिकन्सिलिएशन का मौका देगी, उनकी सुलह करवाने की कोशिश की जाएगी, और अगर वो सुलह की तरफ नहीं आते तो फिर नेक्स्ट ट्रायल को आगे चलाया जाएगा, प्रोसीडिंग्स को आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा ट्रायल को। और डेसोल्यूशन ऑफ जो मैरिज का दावा है, डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज में रिकन्सिलेशन नहीं होती तो उसके बाद इंस्टेंटली डिक्री पास कर दी जाएगी, फ़ौरन डिक्री पास कर दी जाएगी, उसके बाद ट्रायल को आगे नहीं चलाया जाएगा। उसके लिए मज़ीद किसी भी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है अगर उन पार्टीज़ के दरमियान में सुलह नहीं होती तो। अब अगर दोनों पार्टीज़ किसी बात पे एग्री नहीं होती या रिकन्साइल नहीं करती, उनमें सुलह नहीं होती, तो फैमिली कोर्ट क्या करेगी, फैमिली कोर्ट प्रोसीडिंग को आगे चलाएगी। अब बात आती है इश्यूज़ की। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो पॉइंट ऑफ इशू है उसे डिटरमिन करेगी और इश्यूज़ फ्रेम कर देगी। वो इश्यूज़ जिन पर प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट दोनों को अपने अपने हक़ में एविडेंस देनी है अपने गवाहों के ज़रिए, और कोर्ट उनको एविडेंस के लिए प्रॉपर तरीके से पॉइंट ऑफ इशू लिख कर ऑर्डर में बता देगी कि ये इस पॉइंट का बर्डन प्लेंटिफ पर है, यानी ये पॉइंट ऑफ इशू प्लेंटिफ को साबित करना है और ये पॉइंट ऑफ इशू डिफेंडेंट को साबित करना है अपने हक में। अब जब इश्यूज़ फ्रेम हो चुके हैं और दोनों पार्टीज़ जो हैं उनको अपनी अपनी एविडेंस लाने की ज़रूरत है कोर्ट में। एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगी और एविडेंस के बाद का क्या प्रोसीजर है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर जब दावा दाखिल किया गया है तो एक ही दावे में अपने तमाम क्लेम्स को एक ही दावे में प्रेयर की जा सकती है, उनको मांगा जा सकता है कोर्ट से। और अगर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट का दावा किया गया है तो शोहर के पास राइट है कि वो जब जवाब दावा दाखिल करेगा तो उसी में वो कंजुगल राइट की प्रेयर करेगा, उसको अलग से दावा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो अपने जवाब दावे में ही अपना कंजुगल राइट का जो उसका हक है वो उसी में क्लेम कर लेगा। यानी कंजुगल राइट से मुराद है कि हस्बैंड चाहता है कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे चलाए, वो उसको ख़त्म नहीं करना चाहता, तो वो अपने जवाब दावे में ही इसका क्लेम कर सकता है, उसको अलहदा दावा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर बीवी पर शोहर की तरफ से कोई दावा किया गया है तो बीवी भी अपने जवाब दावे में ही डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज का क्लेम कर सकती है, खुला की बेस पे अपनी शादी को ख़त्म करने की प्रेयर कर सकती है। और तमाम जो भी दावा जाते हैं, यानी अगर मेंटेनेंस भी है और कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन भी है और इसके अलावा कोई डावर का कोई मैटर है तो वो सब भी वो उसी जवाब दावे में ही क्लेम कर सकती है अपने शोहर के ख़िलाफ़। अब आते हैं ट्रायल की तरफ। ट्रायल में जब प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं तो इसके पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बाद नेक्स्ट क्या होगा, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, एविडेंस के बाद का क्या प्रोसीजर है और कितनी स्टेजेस मज़ीद हैं जिसके बाद फैमिली कोर्ट ट्रायल को ख़त्म करेगी, उस पर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।